last time we were discussing about that of the general properties of alpha particle. Clear कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इसमें हमने तकरीबन कोई इसकी बेसिक 5 डिफरेंट एस्पेक्ट से हमने इसको डिस्कस किया था। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? अहमद? Yes, sir. Yes, Audio sir sir. clear. Yes, sir, clear. Okay, okay. So, in the last lecture related to the alpha particle, we were discussing about the properties of alpha particle, its mass, its charge number, penetration, ionization, or interaction with the fluorescence, phosphorescence, luminescence वगैरह. General nuclear reaction, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, इसको हम डिस्कस कर चुके थे. इसकी बेसिक डेरिवेशन, इसकी जो इक्वेशन है, ई अल्फा इज इक्वल टू एम डी मास ऑफ डाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा एम अल्फा इनटू ई डी एनर्जी ऑफ डाटर. ये इक्वेशन हमारे पास आ चुका था. फिर इस पर हमने एग्जांपल भी किया था that if a radium nucleus disintegrate into a radon nucleus by the emission of alpha particle and with some q value of, that is the basic energy associated with every nuclear reaction, that is called the q value of nuclear reaction. फिर इसके बाद रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल हम डिस्कस कर चुके थे कि रेंज असल में हम किस तरह डिफाइन करते हैं अल्फा पार्टिकल के लिए, और फिर इसको किस तरह डिटरमिन करेंगे. सो ये हम डिस्कस कर चुके थे कि ब्रेग और लीम ने 1904 में इसको सबसे पहले एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप की मदद से अल्फा पार्टिकल की रेंज को डिटरमिन किया था. फिर रेंज एनर्जी रिलेशन हम डिस्कस कर चुके थे अल्फा पार्टिकल के लिए, और इसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज कॉल्ड गाइगर नटल लॉ इन 1910 में उन्होंने प्रेजेंट किया था, गाइगर और नटल ने. और इसमें हमने ये डिस्कस किया था दैट इफ़ वी प्लॉट द लॉग ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा with the log of the range r of alpha particle, then we will get a straight line for all the 3 radioactive series, thorium, uranium, actinium. So we will get a straight line. इसको हमने डिस्कस किया था. फिर क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा एमिशन को हमने डिस्कस किया था, और इसमें हमारे पास दो किस्म के क्यू वैल्यू है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए. एक है पॉजिटिव वैल्यू जिसमें हमारे पास नेचुरल डिसइंटीग्रेशन होता है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, इसमें किसी एक्सटर्नल पार्टिकल या एनर्जी या सोर्स की ज़रूरत नहीं होती. और इसके अलावा हमारे पास अगर नेगेटिव क्यू वैल्यू है तो उसमें हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन नेचुरली पॉसिबल नहीं है, बल्कि उसको हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी से एसोसिएट करते हैं. सो दिस इज़ ए शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ द previous lectures. So today we are going to discuss a very important theory that is called the Gamow theory of alpha particle. Clear? Gamow theory of alpha particle. क्योंकि alpha particle emission जो है हमारे पास ये इसकी जो एनर्जी है, जिस एनर्जी में इसकी एमिशन होती है वो हमारे पास कम है, लेकिन ये जिस न्यूक्लियस से एमिट होता है, जिन हेवी न्यूक्लियाई से ये एमिट होता है, उनकी पोटेंशियल बैरियर हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है. लिहाजा हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स जो उस वक़्त तक एक एस्टेब्लिश नॉलेज था, क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पर हमारे पास ये पॉसिबल नहीं था. ठीक है, जब ये पॉसिबल नहीं था, लिहाजा इसको एक्सप्लेन करने के लिए डेफिनेटली जॉर्ज गेमस ने क्या किया, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच जो कि बिल्कुल उस वक्त नया था, और क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये आप मेरे ख्याल में न्यूक्लियर क्वांटम मैकेनिक्स में जो उज़ैर साहब आपको टीच करते हैं या कोई और है, तो वो आपको इसके एक्सप्लेन कर चुका होगा. दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग. ठीक है. So George Gamow's theory of alpha particle, alpha decay. So the very brief history is that George Gamow's in 1928 first provided a theoretical account for the alpha particle decay by using the quantum mechanical tunneling and WKB approximation. ये दो approaches है, quantum mechanical tunneling, ठीक है, एंड WKB अप्रोक्सीमेशन. ये उसने यूज़ करके अल्फा पार्टिकल डीके या अल्फा पार्टिकल एमिशन फ्रॉम दैट ऑफ द हेवी न्यूक्लियाई, उसको जो है completely explain किया था जॉर्ज गेमोस ने. And keep in mind that it was the first use of quantum mechanics in the field of nuclear physics. This was
very first use of the application of the quantum mechanics in the field of nuclear physics. So George Gamow was a Soviet American physicist and astronomist. He was a Russian in fact. ठीक है, और ये रशिया से अमेरिका गया था और वहाँ पर उसने अपनी तमाम एजुकेशन हासिल की थी। ये इसके जवानी की तस्वीर है और ये इसके बुढ़ापे की तस्वीर है. सो बोथ आर द जॉर्ज गेमोस पिक्चर्स इमेजेस and he contributed a lot in the explanation of alpha particle, beta particle, न्यूक्लियर फिजिक्स में. इसके अलावा मज़ीद और फिनोमेनन है जो कि जॉर्ज गेमोस ने सोवियत अमेरिकन फिजिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट ने एक्सप्लेन किए थे. इस थ्योरी का मकसद क्या है? जॉर्ज गेमोस थ्योरी का मकसद हमारे पास क्या है? So there are three major purposes of the George Gamow theory. Number one, the derivation of an expression for decay constant. ठीक है, because आपको पता है कि फिजिक्स में हमारे पास फिजिक्स का जो लैंग्वेज है, although फिजिक्स के जितने भी फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आईज से, तो वो तो एक हमारे आम लाइफ से इसका ताल्लुक है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए. सो उन अल्फाज को हम सिर्फ इस एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए. सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ physics, and physics is the language of nature. You can simply say physics is the nature of is the language of nature, and mathematics is the language of physics. ठीक है. सो इस थ्योरी को इसकी डेरिवेशन करनी थी, इसको मैथमेटिकली किस तरह हम डिराइव करना है. तो जॉर्ज गेमोस के थ्योरी का पहला मकसद क्या था? डेरिवेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर डीके कांस्टेंट. डीके कांस्टेंट तो आप जानते हैं लेमडा है, ठीक है, जो कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन या किसी भी रेडियोएक्टिव डीके के लिए हम डिराइव करते हैं, डिटरमिन करते हैं. लेमडा इज इक्वल टू log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ T1/2. याद है, ये जनरल एक्सप्रेशन है. दूसरा मकसद इस थ्योरी का क्या था? द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ अल्फा एमिशन फ्रॉम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई. अब सिर्फ एक्सप्रेशन को डिराइव करना नहीं था, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक्सप्रेशन को डिराइव कर लो, बल्कि ये भी एक्सप्लेन कर लो कि ये अल्फा पार्टिकल हेवी न्यूक्लियाई से बाहर निकलता कैसे है, हाउ अल्फा पार्टिकल कम आउट ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई. इस फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करना था. ठीक है. सो दिस वाज द सेकंड एम ऑफ द जॉर्ज गेमोस थ्योरी. और थर्ड एम क्या था? ऑब्टेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन log of disintegration constant lambda and log of energy E. ये गाइगर-नटल लॉ के साथ इसकी एसोसिएशन है. गाइगर-नटल लॉ 1910 का है, ये 1928 का है. सो डेफिनेटली गाइगर-नटल लॉ हमारे पास एक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ होता है. तो ये जो रिलेशन ऑब्टेन होगा इस गेमोस थ्योरी में, इस रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि ये गाइगर-नटल लॉ के साथ मुताबिकत रख के उसके साथ कंपेरेबल हो, उसको फॉलो कर ले. ठीक है. सो ऑब्टेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन log लैम्डा एंड log E. द बेस ऑफ गेमोस थ्योरी क्या है? इसकी बुनियाद क्या है गेमोस थ्योरी की? सो गेमोस थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ टनलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर. ये इसका बुनियाद है. इसके बगैर हम अल्फा पार्टिकल या जॉर्ज गेमोस के लिए अल्फा पार्टिकल एमिशन या अल्फा पार्टिकल फिनोमेना ये नामुमकिन था, एक्सप्लेन करना नामुमकिन था. लिहाजा इस थ्योरी का बुनियाद क्या है? द क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इफेक्ट या क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग फिनोमेना दैट वाज एक्सप्लेन्ड इन द क्वांटम मैकेनिक्स. So this is the base for the Gamow theory. Second base is the quantum mechanical derivation of expression for decay constant of alpha emission. ठीक है. क्वांटम मैकेनिकल डेरिवेशन करना था, क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर इसकी जो डीके कांस्टेंट थी उसको डिराइव करना था. सो दीज आर प्रोवाइडिंग द टू बेसिस फॉर द जॉर्ज गेमोस थ्योरी. जनरल स्टेटमेंट, हम इसको जनरली किस तरह बयान करते हैं, किस तरह हम इसको स्टेट करते हैं इस थ्योरी को? तो जनरली हमारे पास इसके लिए ये है, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है. ठीक है. आल्दो इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन उन तमाम कैलकुलेशन का जो कंक्लूजन है, जो इसका निचोड़ है उस पूरी थ्योरी का, वो ये है कि दिस थ्योरी सपोजेस, अब ये क्या है? थ्योरी है ना,
ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, लेट्स इमेजिन, लेट्स सपोज, लेट्स कंसिडर that the alpha particle can be considered an independent particle within a nucleus. Independent particle within a nucleus. न्यूक्लियस के अंदर ये एक आज़ाद पार्टिकल है। आज़ाद पार्टिकल का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि अल्फा पार्टिकल असल में प्री एग्जिस्ट करता है। अल्फा पार्टिकल अपने एमिशन से पहले उस हीवी न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है, प्री एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन होकर एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाता है, हीलियम न्यूक्लियस की फॉर्म में या अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में एक न्यूक्लियस बनाता है। अब ये आप इमेजिन कर ले कि ये एक छोटा सा न्यूक्लियस है उस बड़े न्यूक्लियस के अंदर, या ये उसमें इंडिपेंडेंटली मूव करता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, इंडिपेंडेंट पार्टिकल है, लेकिन अब ये उससे बाहर नहीं है, ये उस न्यूक्लियस के अंदर ही है, इंडिपेंडेंट पार्टिकल है, दैट इज इन कांस्टेंट मोशन। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी ये है कि इंडिपेंडेंट पार्टिकल हो गया उसी न्यूक्लियस के अंदर, दूसरा ये है कि कांस्टेंट मोशन में है, न्यूक्लियस के अंदर ये कांस्टेंटली मूव कर रहा है। जिस तरह आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियन है न्यूक्लियस के अंदर, वो अपने रिस्पेक्टिव शेल्स में मूव करते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में, अल्फा पार्टिकल के केस में, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन कंबाइन होकर एक पार्टिकल की सूरत में इस न्यूक्लियस के अंदर घूम रहा है बहुत तेजी के साथ। कितने तेजी के साथ मूव करता है, दिस इज अबाउट 1.7 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड इस रफ्तार के साथ ये मूव करता है, बट हेल्ड विद इन द न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस। लेकिन इन दो प्रॉपर्टीज के बावजूद, दैट इज फर्स्ट इट इज एन इंडिपेंडेंट पार्टिकल, सेकंड इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, अब भी ये अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस के अंडर है, ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस के अंडर है। स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो उस हेवी न्यूक्लियस की वजह से है, अब भी इस न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल पर अप्लाइड है। सो एट ईच कोलिजन का मतलब ये है कि ये इस न्यूक्लियस का जो एक्सटर्नल सरफेस है जिसको हम पेरिफेरी कहते हैं, उसके साथ ये कॉन्स्टेंटली कोलिजन करता है। जिस तरह किसी बैलून के अंदर आप किसी चीज़ को डाल देते हैं ना और उसको हिला दे, तो वो उस बैलून के इंटरनल सरफेस के साथ कॉन्स्टेंटली कोलाइड करता है, ठीक है। तो इसी तरह ये अल्फा पार्टिकल भी उस हेवी न्यूक्लियस के सरफेस के साथ कांस्टेंट कोलिजन करता है, और हर कोलिजन में, एट ईच कोलिजन with the potential barrier of the nuclear force, there is a small non-zero probability that it will tunnel its way out. समझ आ गई? हर कोलिजन जो ये उस न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर या न्यूक्लियस के सरफेस के साथ करता है, तो हर कोलिजन के लिए एक नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम है, although it is very small, but however there is a small non-zero probability that this alpha particle will tunnel out from that nucleus, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उस बॉल को मैं इस तरह फेंकूं कि ये अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको क्रॉस करके स्पेस में चला जाए। समझ आ गई? ये इसकी मिसाल है। अब आप क्या करते हैं कि उस बॉल को फेंकेंगे, ठीक है। सो जब आप उस बॉल को फेंकते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो बॉल दोबारा ज़मीन पर आ गिरता है। वजह क्या है? बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल इज लेस देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स की एस्केप वेलोसिटी है उससे इस बॉल की वेलोसिटी कम है। समझ आ गई? फिर आप उस बॉल को मज़ीद फोर्स से फेंकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास आता है, फिर उसको आप फेंकते हैं, हत्ता कि आप उस बॉल को इतनी वेलोसिटी दे देते हैं कि ये एस्केप वेलोसिटी से बढ़ जाए, तब ये बॉल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके स्पेस में चला जाएगा। ये बात आपके जहन में आ गई, ये एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉल की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो इस बॉल के लिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलना नामुमकिन है। समझ गए? लेकिन अगर आप इस बॉल को फेंके और इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से भी कम है और फिर भी ये बॉल स्पेस में चला जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन?
ठीक है। सो हमारे पास जो फिजिक्स है उसके मुताबिक ये तो नामुमकिन है। क्लासिकल मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन क्या है? दिस इज इम्पॉसिबल फॉर दिस बॉल टू क्रॉस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड गो इनटू स्पेस without having velocity greater than the velocity of escape velocity. सो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होता है। जिस तरह आपने बाल को इतनी वेलोसिटी नहीं दी थी कि ये अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से बढ़े और फिर भी ये स्पेस में चला गया, जो कि नामुमकिन है क्लासिकली, इसी तरह अल्फा पार्टिकल के लिए भी आप देखेंगे आगे कि ये क्यों नामुमकिन है कि इतने कम एनर्जी के साथ ये इस न्यूक्लियर बैरियर से बाहर आ जाए। समझ आ गई? ओके। थ्योरी हमारे पास इसकी जो थ्योरी है वो तो जनरल स्टेटमेंट था। थ्योरी ये है कि अल्फा पार्टिकल प्री एग्जिस्ट इन हेवी न्यूक्लियाई ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। मेरे ख्याल में ये तो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी। ठीक है, तो इस थ्योरी का एक पॉइंट क्या है, ये है कि अल्फा पार्टिकल प्री एग्जिस्ट करेगा। जॉर्ज गैमोस कहता है कि उस हेवी न्यूक्लियस में जो यूरेनियम का है, थोरियम का है, पोलोनियम का है, जो भी हेवी न्यूक्लियस है जिसका मास एटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 82 है या मास नंबर A ग्रेटर देन 210 है, 210 से ज़्यादा मास नंबर वाले न्यूक्लियाई, उनमें क्या होगा? उनमें अल्फा पार्टिकल प्री एग्जिस्ट करेगा। और प्री एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन करके एक अल्फा पार्टिकल पहले से ही उस न्यूक्लियस के अंदर बना लेता है। ये इस थ्योरी का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि द एनर्जी दैट इज डेल एम सी स्क्वायर, Einstein famous 1905 equation is equal to mc square. So the energy imparted to alpha particle is equivalent to the difference in rest masses. अब इस एनर्जी जब ये अल्फा पार्टिकल बनता है उस हेवी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो इसके साथ कितनी एनर्जी होती है और ये एनर्जी कितने अमाउंट के बराबर है? तो जॉर्ज गैमोस के मुताबिक उस अल्फा पार्टिकल के पास जितनी एनर्जी है तो वो किसके बराबर है? डिफरेंस इन रेस्ट मास डेल एम के बराबर है। अब डेल एम क्या है? डेल एम हमारे पास द एक्सीडेड मास, ये अगर आपको याद हो तो हम पता ही सेम एम्पिरिकल मास फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पर पहले ही लेक्चर में हम इसको डेल एम को डिस्कस कर चुके थे, इफ़ यू रिमेंबर। सो दिस इज द एक्सीडेड मास which is equal to the difference between the combined rest masses of 2 proton and 2 neutron and the rest mass of alpha particle। समझ आ गई इसकी? डेल एम क्या है? जब आप 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मासेस को ऐड करते हैं, ठीक है, उससे जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है, वो और पूरे अल्फा पार्टिकल की जो रेस्ट मास है वो। अब ये मैंने आपसे कहा था कि किसी भी न्यूक्लियस के लिए ये बराबर नहीं होते, ठीक है ना, इनमें ज़रूर फ़र्क आता है और उस फ़र्क को हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं या मास डिफिसिट कहते हैं या डिफरेंस इन रेस्ट मास, डेल एम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल है तो इनकी जो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को अगर आप इंडिपेंडेंटली ऐड कर ले, मासेस को ऐड कर ले और फिर इसको जो है रेस्ट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से सब्ट्रैक्ट कर ले, तो उससे हमारे पास डेल एम आता है, ठीक है। सो यही डेल एम इस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है, विच इज़ द थर्ड बिट ऑफ द थ्योरी। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेल एम सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स माइनस रेस्ट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इस तरह होगा। ये आप देख सकते हैं डेल एम इज इक्वल टू 6.73 इंटू 10⁻27 एंड ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का हमारे पास क्या है? उनकी कंबाइंड 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन की मासेस है माइनस दिस इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, सो यू विल गेट this much amount of energy. Okay, so alpha particle formed inside the nucleus will experience short range strong attractive nuclear forces within the nuclear volume. ये फोर्थ पॉइंट है इस थ्योरी का और ये भी अंडरस्टैंडेबल है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है, एग्जिस्ट करता है, प्री एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब भी ये न्यूक्लियर फोर्सेस के अंडर है, अब भी ये न्यूक्लियर फोर्सेस के अंडर है, उस न्यूक्लियर वॉल्यूम के अंदर। इस यहाँ तक मेरे ख्याल में आपके जहन में कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं, इसके बाद हम जाएंगे। ये इस थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। सो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच पर जाने से पहले
हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है उसको हम पोटेंशियल बैरियर डायग्राम कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर डायग्राम की ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, तो अल्फ़ा पार्टिकल जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, अल्फ़ा पार्टिकल का जो पहला लेक्चर था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम डिफरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज या डिफरेंट रेंज ऑफ एनर्जीज है। फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में देख लें, इसमें अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी रेंज है वो 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अल्फा पार्टिकल जब हेवी न्यूक्लियस से बाहर आता है तो उसके पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल कितने पोटेंशियल बैरियर से बाहर आता है, अप्रोक्सीमेटली 26 या 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। समझ आ गई बात की? मतलब ये है कि इसके एग्जांपल मैं आपको किस तरह दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक कमरे में हैं, ठीक है, बंद है, कम्प्लीटली बंद है, और इसकी दीवारें तकरीबन 20 फीट ऊंची है, 20 फीट ऊंची है। आपका कद कितना है, तकरीबन कोई 5 या 6 फीट है, 5 फीट आप इसको कंसिडर कर लें। तो आप 5 फीट के बंदे के लिए 20 फीट का दीवार क्रॉस करना ये नामुमकिन, आपके पास कोई लैडर भी नहीं है, ये नामुमकिन है, ठीक है ना। तो लेकिन इसके बावजूद आप उस दीवार के दूसरे पार चले जाएं, ये किस तरह मुमकिन है। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप देख लें, अल्फा पार्टिकल के पास हमारे पास 4 to 9 MeV एनर्जी है, और ये 26 से 25 MeV बैरियर को क्रॉस करके आपके पास ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है। तो ये किस तरह पॉसिबल है? क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहता है कि भाई दिस इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इसकी एनर्जी इतनी नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बॉल का एक मिसाल दिया कि इसके पास वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो ये ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो बॉल इसके बावजूद कि उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम थी, फिर भी वो स्पेस में चला गया। तो इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की है। इसकी एनर्जी 4 to 9 MeV है, और ये 25 MeV बैरियर को क्रॉस करता है। लिहाजा क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर आप फेल हो जाता है, फेल तो नहीं लेकिन उसकी लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। उसके मुताबिक ये नामुमकिन है। अब ये नामुमकिन है, लेकिन मुमकिन तो है। मुमकिन इसलिए क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो चुका है, तो ये किस तरह बाहर निकलता है, लिहाजा इसके लिए हमारे पास ये पोटेंशियल बैरियर डायग्राम है। इसके हाँ हाँ, पूछ ले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। हेलो, ओके, चलो। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसका जो आवाज ना रहे लगा अहमद अली, ये अल्फा हेलो। पार्टिकल हम किसी शीट ऑफ पेपर अगर उसके सामने रख। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ 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 हेलो हाँ जी हाँ, सर, आवाज आवाज दगोशो सर, ما होना रहे सही। आवाज रजी बस। आओ जी सर, उस राजी हाँ हाँ, स्ता सर क्वेश्चन हो। आओ जी सर, मा विच लगा मतलब यो अल्फा पार्टिकल ले सर, नो मुंगो विच आगे त यो शीट ऑफ पेपर मुंगो द्राउन सर, आगा चेकम दे आगा ब्लैक होल शी ना सर, शीट ऑफ पेपर आगा निशी पास के दे नो बिया हम दा अप्रोच चेकम दे सर, दा क्लासिकल अप्रोच है। मतलब दिलता ना खुद एक क्वांटम टनलिंग कई ना दा उस चेकम बैरियर स्टडी को वाह, नो दा क्वांटम दागा दे सर अप्रोच ते ओ चेकम शीट ओहो, ऑफ पेपर वाला हमरा मुंगो नो आगा ना क्लासिकल ना ना अप्रोच ना, असल के तासो देर जत ले लाड़े तो जहन के लड़ा वी आर स्टिल इनसाइड द न्यूक्लियस। आप अपने जहन में रख ले, बल्कि आप खुद न्यूक्लियस के अंदर चले जाए और आपके इर्द गिर्द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इमेजिन कर लिया आपने, जी सर। ठीक है। और अब इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर आप एक अल्फा पार्टिकल को देख रहे हैं, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ऑलरेडी कंबाइन हो चुके हैं, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है ना। तो ये अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अप्रोच पर एक्सप्लेन करना है। ये अब बहुत दूर चले गए हैं आप, तो अल्फा पार्टिकल भी निकल चुका है, आप उसकी रेंज और उसकी रेंज के बारे में आप बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद अल्फा पार्टिकल को डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास सी डायग्राम है। ये
डायग्राम हमारे पूरे लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर डायग्राम कहते हैं। इसके वाई एक्सिस पर आप देख सकते हैं कि ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल किस वजह से अराइज होता है? क्योंकि हम कहते हैं ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो दिस इज अराइज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल है मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से। तो इसी तरह जो न्यूक्लियर फोर्सेस है हमारे पास, उनकी वजह से भी हमारे पास पोटेंशियल अराइज होता है। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोटेंशियल कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियर पोटेंशियल कहते हैं। सो वाई एक्सिस पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। बास बॉक्स में इसको यू आर मीन्स दिस इज स्ट्रिक्टली डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस आर, और बास बॉक्स में वी आर, कैपिटल वी आर से ये रिप्रेजेंटेड है। सो वाई एक्सिस पर आपके पास क्या है? न्यूक्लियर पोटेंशियल आपके पास वाई एक्सिस पर है। अब न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में हमारे पास दो फैक्ट्स हैं, अगर आपको याद है। सो अगर हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव है, ठीक है, सो इसकी पोटेंशियल नेगेटिव होगी, और अगर न्यूक्लियर फोर्सेस रिपल्सिव है तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। समझ आ गया? याद है, नेगेटिव, अट्रैक्टिव, पॉजिटिव, रिपल्सिव। नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव पोटेंशियल अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए रिप्रेजेंटेड है, और पॉजिटिव पोटेंशियल रिपल्सिव फोर्सेस के लिए है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, ये एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल आपके पास बनता है। ये माइनस नेगेटिव आप देख सकते हैं, जीरो से बिलो इस रीजन तक, ये पूरा रीजन हमारे पास माइनस नेगेटिव माइनस वी नॉट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से फोर्सेस है? अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस है। माइनस वी नॉट का मतलब यह है कि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस है। जीरो के ऊपर आपके पास डेफिनेटली पॉजिटिव रीजन शुरू हो जाता है, जो कि रिपल्सिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो बैरियर आपके सामने नजर आ रहा है, ये उस न्यूक्लियस की क्या है? रेडियस है, उस पूरे न्यूक्लियस की रेडियस है। ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर इस डायग्राम का एक्स एक्सिस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज शोइंग स्मॉल आर। आप देख ले, स्मॉल आर। Small r is the distance from the center of the nucleus. 0 is the center of the nucleus. r क्या है? Distance from the center of the nucleus. आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज होता है along positive x axis. So if you look at here, इसकी समझ आ गई आपको? Okay. If you look at here, so this wave, ये वेव आपके जो नजर आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है जो कि उस न्यूक्लियस के अंदर है। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है। वेव की फॉर्म में हमने क्यों रिप्रेजेंट किया है? बिकॉज अब यहाँ पर हमारे पास हम पार्टिकल को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास ये एज ए वेव बिहेव करेगा। सो दैट इज व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, ठीक है, in the form of a wave. So this is behaving in the form of a wave. As you know, it is moving with very large velocity, almost 10 raised to power 7 है, तो light की velocity 10 raised to power 8 है, so almost comparable to the speed of light. So that is why we are representing it in the form of wave. ये अल्फा पार्टिकल इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास पोटेंशियल बैरियर है। यहाँ तक आकर ये इसके साथ कोलिजन करता है। ये रीजन आपको कर्सर नजर आ रहा है अहमद? हेलो? यस सर आ रहा है सर। अच्छा, इस रीजन पर पहुंचकर ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सरफेस के साथ कोलिजन करता है, फिर इसके बाद दोबारा वहां चला जाता है, फिर कोलिजन। तो ये कोलिजन कर करके ये स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं कि ये इसमें टनल कर जाता है। अल्फा पार्टिकल इस रीजन में टनल कर जाता है, ठीक है, और ये इसके बाहर निकल आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 4 to 9 MeV इसकी एनर्जी है, और बैरियर हाइट 25 MeV से रिप्रेजेंट किया है। तो इसके बाद इसको टनल करके आपके पास ये अल्फा पार्टिकल दोबारा आप देख सकते हैं वेव फॉर्म में आ जाता है और बाहर निकल आता है। तो इस पोटेंशियल बैरियर डायग्राम के मुताबिक हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। एक रीजन ये है, आप देख सकते हैं 0 to R, कैपिटल R, ठीक है, 0 to कैपिटल R एक ही रीजन है। दूसरा रीजन कैपिटल R से B तक है, आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड R to B रीजन। और तीसरा रीजन है B से ऑनवर्ड जो आपके पास रीजन है, ये थर्ड रीजन है। तो ये 3 रीजन है, 0 to R कैपिटल R से B
और बी से ऑनवर्ड। इन तीन रीजन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। तो पहले रीजन में अगर आप देख ले 0 टू कैपिटल आर, यहाँ पर आपके पास ये पोटेंशियल बैरियर ये ज़्यादा है अल्फा पार्टिकल की एनर्जी से। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ये है, इसके लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं 4 to 9 MeV। और यहाँ पर पोटेंशियल जिसको हमारे पास 25 MeV है, ये आगे हम इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रहा है कैपिटल बी, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल बी क्या है? मैक्सिमम हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। ये आगे हम डिराइव करेंगे मैथमेटिकली कि ये ZZE² डिवाइडेड बाय आर के बराबर किस तरह है। ठीक है, तो पहले रीजन में आप देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कम है, पोटेंशियल न्यूक्लियर पोटेंशियल की पोटेंशियल ज़्यादा है, लिहाजा ये इसके अंदर कोलिजन करके अपना वो कॉन्स्टेंटली कोलिजन करता है। दूसरे रीजन में ये टनलिंग इफेक्ट है, ये आप देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग ये कर रहा है इस रीजन में कैपिटल R to B। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल की जो हाइट है, ये पोटेंशियल हाइट है जो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ये आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है। अब भी अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है, ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है, अब भी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बैरियर से कम है, ये आप देख रहे हैं ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। हत्ता कि इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर, जिसमें हमारे पास एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ZZE² डिवाइडेड बाय स्मॉल b के बराबर है, इस पॉइंट बी तक, इस पॉइंट बी तक जो है हमारे पास अब अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो बैरियर के हाइट के बराबर हो गई। समझ आ रही है ना? ये बैरियर हाइट और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी अब बराबर हो गई है, तो अब इसके बाद हमारे पास अल्फा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, और इस रीजन में आप देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। अब पोटेंशियल ये क्या है, ये लाइन एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ द न्यूक्लियर पोटेंशियल है, ये डिक्रीज कर रहा है और आर इंक्रीज कर रहा है। तो इस रीजन में फिर क्लासिकल मैकेनिक्स भी एग्री करता है कि हाँ अब ये ठीक है, क्योंकि अब अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी ये देख रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है, दिस इज नाउ ग्रेटर देन द न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर। ये क्या है? न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर। कर्सर को देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर है। अब न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर से अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा हो गई, लिहाजा क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं कि हाँ अब ये पॉसिबल है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। एक एक रीजन को हम अब एक्सप्लेन करते हैं। रीजन R इज इक्वल टू कैपिटल R का मतलब क्या है? स्मॉल r ये है और कैपिटल R ये है। मतलब ये है कि ये रीजन आपको बता रहा है कि इस रीजन का मतलब क्या है, 0 टू कैपिटल R। So for region R is equal to R, yeah, 0 to R, within this region what's happening, the alpha particle is within the nucleus or nuclear volume। ठीक है, समझ आ गई? अब न्यूक्लियस के अंदर है, बाहर नहीं आया है अब। ठीक है, एंड द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल नॉन फ्रॉम न्यूक्लियर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये किस किस्म का पोटेंशियल है? दिस इज एज्यूम टू बी अट्रैक्टिव। ठीक है, अट्रैक्टिव मीन्स -V0, so that remains constant within the nuclear volume। ठीक है, 0 to R मतलब ये 0 to R तक जो रीजन है इसमें आपके पास न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस है और अल्फा पार्टिकल अब शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस की जिद में है, अंडर है। ठीक है, सो R कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, एंड स्मॉल r क्या है? दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, जिस तरह मैंने आपसे कहा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है। लिहाजा इसके मुताबिक इस, ये तो मैंने अल्फाज की फॉर्म में कहा, मैथमेटिकल फॉर्म में हम सिंपल ये इक्वेशन लिखते हैं। ये देखो, दिस इज UR, दिस इज द पोटेंशियल, न्यूक्लियर पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू -V0 फॉर दैट रीजन। इस रीजन के लिए पोटेंशियल क्या है? -V0। माइनस का मतलब ये है कि कौन से फोर्सेज है? अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेज है, -V0। सो दिस गिव्स राइज टू रेक्टेंगुलर पोटेंशियल विल इनसाइड द न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर किस किस्म का विल बनाता है? रेक्टेंगुलर पोटेंशियल विल बनाता है। दूसरा रीजन R ग्रेटर देन R, मेरे ख्याल में आपके जहन में वो डायग्राम अभी है। तो वो रीजन R ग्रेटर देन R का मतलब ये है कि अब हम रीजन 2 की बात करते हैं, रीजन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल b। देख समझ आ गई? रीजन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल b, जिसमें टनलिंग इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, R greater than R, capital R. So in this region what's happening, alpha particle has started coming out of the nucleus। समझ आ गई बात की? alpha particle started coming out of the nucleus। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर था तो उस पर कौन सी फोर्सेस थी? न्यूक्लियर फोर्सेस थी। ठीक है ना, वो न्यूक्लियर फोर्सेस के रीजन में था। जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आना शुरू हो गया
तो आप इमेजिन कर ले कि ये तो बजाते खुद एक न्यूक्लियस बन गया, अल्फा पार्टिकल जिसका हम डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं, ये एक स्मॉल न्यूक्लियस बन गया जो कि हेवी न्यूक्लियस से बाहर आ चुका है। अब दो पॉजिटिव चार्जेस हो गए ना, तो अब इनके दरमियान कौन सा फोर्स होगा? कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स होगा, डेफिनेटली कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स होगा, और जो इस छोटे हीलियम न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा। सो इस रीजन में, that is region between capital R and small b, alpha particle has started coming out of the nucleus, and the electrostatic potential energy between the residual nucleus वो है न्यूक्लियस है जिससे पार्टिकल निकल चुका है, अल्फा पार्टिकल, जिसको हम चार्ज ZE से, कैपिटल ZE से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा पार्टिकल ये बसाते खुद एक न्यूक्लियस है, इसकी चार्ज स्मॉल z से हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ZE। एंड दिस, अब ये इनके दरमियान पोटेंशियल हो गया, जिस तरह आप कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, अब ये दो पॉजिटिव चार्जेस हो गए हैं, ठीक है ना, एक हेवी न्यूक्लियस हो गया और दूसरा हमारे पास जो है वो अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस हो गया है। So this is alpha particle of charge small z is given by UR is equal to ZE square divided by R। ये क्या है? ये बेसिकली पोटेंशियल है जिसको हम वर्क डन भी के W is equal to F dot S, F न्यूक्लियर फोर्सेज है, F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है, कूलम्बिक फोर्सेज है, F W is equal to F dot S, F dot R। तो उसमें हमारे पास W क्या है? वर्क है, या यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, कूलम्बिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। सो कैपिटल, हेलो, आवाज ना रही, हेलो। This is electrostatic Coulombic potential between alpha particle and that of the heavy nucleus. Hello, आवाज दर्जी? Yes sir. ओके, बस सिर्फ अहमद सर मसला था आवाज। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक Coulombic potential energy। कैपिटल Z क्या है? चार्ज नंबर ऑफ रेजिडुअल न्यूक्लियस है, स्मॉल z चार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है। सो दिस इक्वेशन शोज, इक्वेशन 2 शोज दैट Coulomb repulsive energy that is represented by UR decreases, ये तो अंडरस्टूड है ना, this will decrease as alpha particle goes away from the nucleus। This is inverse proportional with the small r। small r क्या है? distance from the center of the nucleus है। So UR will be inversely proportional to 1 over r। मैक्सिमम समझ आ गई इसकी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कूलम पोटेंशियल, जिसको अगर आप उस डायग्राम में देख ले, पोटेंशियल बैरियर डायग्राम में आप देख ले, तो उसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है, वो हमारे पास क्या है? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कूलम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? कूलम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय U, कैपिटल U R इज मैक्सिमम। ये कब मैक्सिमम होगा? व्हेन R इज इक्वल टू R। मतलब ये है कि R इज इक्वल टू R का मतलब ये है कि कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, बिल्कुल उस न्यूक्लियस के एज पर, न्यूक्लियस के सरफेस पर हमारे पास क्या है? कूलम पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। मतलब क्या है कि UR इज इक्वल टू कैपिटल B, ये हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल B क्या है? मैक्सिमम हाइट ऑफ बैरियर है, मैक्सिमम हाइट ऑफ बैरियर। और ये कब होगा? व्हेन R इज इक्वल टू कैपिटल R। सो UR हमारे पास ये इक्वेशन 2 मौजूद है ऊपर वाला, ठीक है। सो इसके मुताबिक अब UR इज इक्वल टू कैपिटल B एंड दिस इज इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R, नेम इट एज इक्वेशन 3। UR फॉर हेवी न्यूक्लियर, अब ये इक्वेशन मेरे पास आ चुका है, ठीक है, इक्वेशन 3 से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब मैं किसी हेवी न्यूक्लियस, किसी भी हेवी न्यूक्लियस के लिए उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम कूलम पोटेंशियल, या जिसको हम कूलम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं या मैक्सिमम हाइट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, वो डिटरमिन कर सकता हूँ इस फार्मूले के मुताबिक। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेवी न्यूक्लियस है, थोरियम न्यूक्लियस है, जिसमें Z90 है, स्मॉल r 10⁻⁴ है, तो UR इज इक्वल टू कैपिटल B मेरे पास कितना आएगा? 26 MeV। आप देख रहे हैं ना। सो उस डायग्राम में अगर हम देख ले तो हमारे पास ये जो मैक्सिमम हाइट ऑफ पोटेंशियल है, ये उन तमाम न्यूक्लियाई के लिए जिसका मास नंबर 210 से ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है,
तो वो उसका रेंज है, वो 25 MeV से लेकर 30 MeV तक बनता है। समझ आ गई? बैरियर की जो मैक्सिमम हाइट है उस डायग्राम में, उस ये हाइट तमाम अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के लिए इसका एक रेंज है, फिक्स नहीं है। कीप इन माइंड, फिक्स नहीं है। जिस तरह अल्फा पार्टिकल की एनर्जी फिक्स नहीं है, लिहाजा पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी फिक्स नहीं है। ये वेरी करता है 25 MeV से 30 MeV तक। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर थोरियम न्यूक्लियस है तो उसके लिए पोटेंशियल बैरियर की हाइट 26 MeV है। लिहाजा मैक्सिमम हाइट ऑफ कूलम पोटेंशियल दैट इज कैपिटल B इज इक्वल टू 26 MeV एट न्यूक्लियर सरफेस। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे पास? अल्फा पार्टिकल्स आर emitted फ्रॉम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई विद काइनेटिक एनर्जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज फ्रॉम 4 to 9 MeV। ठीक है, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल हेवी न्यूक्लियाई से बाहर आता है अंडर रेडियोएक्टिविटी, बट दे हैव टू क्रॉस द न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट 26 MeV एट न्यूक्लियर सरफेस। समझ आ गई ना? इस अल्फा पार्टिकल को कितना बैरियर क्रॉस करना है, कितनी एनर्जी वाला बैरियर क्रॉस करना है? 26 MeV, और इसके पास एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम 9 MeV। तो ये क्या मुमकिन है क्लासिकली? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट क्लासिकली दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अल्फा पार्टिकल टू कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस बिकॉज 26 MeV इज मच ग्रेटर देन 4 MeV। लेकिन फिर भी हमारे पास अल्फा पार्टिकल मौजूद है। दूसरा रीजन जिसको हम रेजिडुअल डिस्टेंस कहते हैं, R इज इक्वल टू B, दूसरा रीजन है। दूसरा रीजन जो रीजन है बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल b, उसको हम रेजिडुअल डिस्टेंस कहते हैं। द डिस्टेंस एट विच मैक्सिमम हाइट ऑफ कूलम बैरियर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ आ गई? द डिस्टेंस एट विच मैक्सिमम हाइट ऑफ कूलम बैरियर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब दोबारा उस डायग्राम की तरफ आ जाए तो उसमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल फिक्स आता है। उसमें भी अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो अब इसके बराबर हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल बैरियर की मैक्सिमम हाइट क्या है? B, और यही पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी B E अल्फा ये इसके बराबर हो गई है। लिहाजा अब इसको हम रेजिडुअल डिस्टेंस कहते हैं। सो कैपिटल B इज इक्वल टू E अल्फा एट रेजिडुअल डिस्टेंस B, सो व्हेन R इज इक्वल टू B। लिहाजा हम कह सकते हैं कि E अल्फा, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू कैपिटल B। ठीक है ना? कैपिटल B के बराबर हो गया है। इसको आपने खुद ही समझ जाना चाहिए। कैपिटल B अब इस रीजन में अल्फा पार्टिकल की एनर्जी के बराबर हो चुका है। तो लिहाजा E अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल B इज इक्वल टू ZZ स्क्वायर डिवाइडेड बाई B। E अल्फा इज इक्वल टू ZZ स्क्वायर डिवाइडेड बाई B। और मैं कह सकता हूँ कि B रेजिडुअल डिस्टेंस जिसको मैं स्मॉल b से रिप्रेजेंट करता हूँ वो किसके बराबर है? ZZ स्क्वायर डिवाइडेड बाई E अल्फा, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये डिस्टेंस कितना होगा? समझ आ गई? ये डिस्टेंस रेजिडुअल डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं कोई हेवी न्यूक्लियस ले लूँ, फॉर एग्जांपल थोरियम Z90 ले लूँ, तो उसके लिए रेजिडुअल डिस्टेंस कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है ना? 6.5 यानी आप है। और नॉर्मली हमारे पास जो लोअर साइज और मीडियम साइज न्यूक्लियाई है उनकी रेंज हमारे पास 1 से 3 फेमटोमीटर है, 1 to 3 फेमटोमीटर, और हेवी न्यूक्लियाई के लिए 6 और 7 और 8 और 9 फेमटोमीटर तक बस चले जाते हैं। सो थोरियम के लिए 6 फेमटोमीटर ये रेजिडुअल डिस्टेंस है। फिर R to B मतलब इसी रीजन के बारे में मजीद मालूमात। E अल्फा इज मच लेस देन B। ठीक है? अब तीसरा रीजन हमारे पास E अल्फा is much less than B. Energy of alpha particle is much less than maximum height of the barrier. In other words, 4 MeV is much less than 26 MeV. So therefore, classically alpha particle cannot cross the potential barrier. ये उसी पहले वाले जनरल स्टेटमेंट को अब
मैथमेटिकल लैंग्वेज में कंफर्म कर रहा है कि क्लासिकली ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 MeV एनर्जी कम है 26 MeV से। हाउएवर अल्फा पार्टिकल आर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फॉर सच न्यूक्लियाई, लेकिन थोरियम न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्व हो चुका है। अब ये किस तरह आता है? तीसरा रीजन आर ग्रेटर देन बी। इस रीजन में क्या होता है ये तो अंडरस्टूड है, इस रीजन में क्लासिकल फिजिक्स भी एग्री करता है। सो फॉर दिस डिस्टेंस कूलम पोटेंशियल बैरियर हाइट विल बी लेस देन द काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन किया था ना कि अब इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कूलम पोटेंशियल बैरियर से, ठीक है, और विच शोज दैट अल्फा दैट पार्टिकल्स with energy E alpha can cross potential barrier classically for R greater than B। अब ये classically भी possible है कि हाँ अल्फा पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इस रीजन में हाइट से, बैरियर हाइट से ज़्यादा है, लिहाजा अल्फा पार्टिकल लिमिट होगा। अब क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ तक समझ आ गई सबको? किसी का अगर क्वेश्चन है तो पूछ ले, इसके बाद हम क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। सर सही है? हाँ सर आर एक्झॅक्टली इक्वल टू बी सर, आर कल एक्झॅक्टली द बी बराबर शी सर नो ब्याबा द अल्फा पार्टिकल ची कम एनर्जी द अब देगा पोटेंशियल बैरियर द बराबर ही सर, हाइट बराबर एग्जैक्टली। आगे डायग्राम डायग्राम और सर देखिए देना देना यो स्लाइड मख के मुंगो सर चे आर इज लेस देन आर इक्वल टू बी नो आगे के सर मुंगो विचे अल्फा पार्टिकल ची कम एनर्जी द अब दे पोटेंशियल हाइट बैरियर ना कम है सर। आओ दीजे तो गोरा कना आगा खमुंग डीप एक्सप्लेनेशन को जनरल दीजे तो गोरा 0 to r द रीजन 1 शो 0 to r ब्या कैपिटल R to B द रीजन 2 शो दी तमु रेसिडुअल डिस्टेंस वे रेसिडुअल डिस्टेंस दे रीजन के तो गोरा द बैरियर हाइट रो रो ग्रेजुअली कमी गई, बैरियर हाइट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, या इसको हम एक्सपोनेंशियल डिक्रीज भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये है, ये देख रहे हैं, ये उस वक्त तक जाता है जब इस पॉइंट पर आ जाता है, दोनों इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, अल्फा पार्टिकल और बैरियर हाइट इस पॉइंट पर अब दोनों की एनर्जी बराबर है ना, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू बी, बी मींस बैरियर हाइट ऑफ, ये देख रहे हैं कैपिटल बी है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ बैरियर है, तो ये ही कैपिटल बी असल में डिक्रीज होता है, ये कैपिटल बी डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। और जब ये कैपिटल बी डिक्रीज 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 उस वक्त तक डिक्रीज जब ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी के बराबर हो जाए, उसी पॉइंट को हम स्मॉल बी कहते हैं, स्मॉल बी। सो स्मॉल बी इज द रेसिडुअल डिस्टेंस या दैट डिस्टेंस एट व्हिच maximum height of potential capital B becomes equal to energy of alpha particle, energy of alpha particle उसके बराबर हो जाए, तो ये रीजन दूसरा रीजन है। इसके बाद ये तीसरा रीजन शुरू हो जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है? ये तो अंडरस्टैंडेबल है ना। अब एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा है, ये आप देख रहे हैं ये ज्यादा है, और ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल बी यहाँ पर ये ग्रेजुअली ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्लासिकल फिजिक्स भी इससे मानता है कि हाँ अब ये पॉसिबल है, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, क्योंकि वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि अब एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल चूंकि बैरियर हाइट से ज़्यादा है, लिहाजा ये इस न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। लेकिन इस रीजन में तो क्लासिकल फिजिक्स की लिमिट आ जाती है या फेल हो जाता है। अब इस रीजन के अगर आपको समझ आ गई इन तीन रीजन की, तो हम क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सही है? हेलो, ओके, यस सर। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच या एक्सप्लेनेशन। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच का मतलब क्या है कि हम इसमें डेफिनेटली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को और द फिनोमेना ऑफ टनलिंग को कंसीडर करेंगे। सो क्वांटम मैकेनिकली इट इज पॉसिबल टू शो that fraction of alpha particles with kinetic energy, this is range of kinetic energy 4 to 9 mega electron volt, have finite probability to penetrate through barrier of large height। आपने देखा कि बैरियर की लार्ज हाइट है, तो क्वांटम मैकेनिकली ये पॉसिबल है कि अल्फा पार्टिकल इतने एनर्जी के साथ पेनिट्रेट कर ले। किस तरह पेनिट्रेट करेगा, किस फिनोमेना को फॉलो करेगा? थ्रू टनलिंग एज गिवन बाय गेमोस। गेमोस ने कहा कि ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टनलिंग इफेक्ट को फॉलो करके बाहर निकलेगा। टनलिंग क्या है, ये शॉर्ट इसकी एक डेफिनेशन है, मुझे उम्मीद है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप ये पढ़ जाएंगे या पढ़ चुके हैं। सो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इज द प्रोसेस इन विच particles leak out the potential barrier with kinetic energy less than height of the potential barrier, as known as tunneling effect।
ये शॉर्टली आप इस इमेज को देख सकते हैं, सबको नज़र आ रहा है। ये एक बैरियर है, आप देख सकते हैं। इस बैरियर की जो विड्थ है वो कैपिटल एल है, इस बैरियर की जो हाइट है वो कैपिटल वी है। ये अल्फा पार्टिकल कंसिडर कर ले, ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसकी चूंकि वेव बिहेवियर, वेव मैकेनिकल बिहेवियर कंसिडर करते हैं, लिहाजा इसको अब मैं पार्टिकल नहीं बल्कि ए वेव कंसिडर करूँगा। ये आपके सामने एक वेव नज़र आ रहा है। अब इस पार्टिकल, इस अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कैपिटल ई है, ठीक है। तो कैपिटल ई आपके सामने क्लियर है कि कैपिटल ई इज लेस देन वी, वी इज द हाइट ऑफ द बैरियर। सो ये इसके साथ कोलिजन करेगा और टनलिंग, ये आप देख रहे हैं ये टनलिंग हो रहा है। टनलिंग करके ये इस बैरियर को क्रॉस करेगा और इसके दूसरे साइड पर निकल जाएगा ये अल्फा पार्टिकल। समझ आ गई सबको? ये टनलिंग की एक शॉर्ट इमेज है, शॉर्ट डेफिनेशन है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? टनलिंग प्रोबेबिलिटी e raised to power minus 2k2l, कैपिटल एल विड्थ ऑफ द बैरियर है। k2 एक कांस्टेंट है which is equal to under the root 2m v minus e, v is the height of the barrier, e is the energy divided by h cut। समझ आ गई? तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग किस तरह होता है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग है और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हमारे पास भी अराइज होता है। यही वो बैरियर हाइट है कैपिटल बी से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है और इससे अब ये टनल होगा। कैलकुलेशंस हमारे पास जो गैमोस थ्योरी है उसके मुताबिक द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल और डी के कांस्टेंट जिसको हम लैम्डा कहते हैं, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अब ये एक नया इक्वेशन है आपके सामने जो कि गैमोस ने प्रपोज किया है। गैमोस के मुताबिक डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको हम लैम्डा कहते हैं, या आप इमेजिन कर ले कि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल आपके सामने आ चुका है आफ्टर टनलिंग, तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लैम्डा किसके बराबर होगा? ओमेगा फ्रीक्वेंसी। ओमेगा वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये अल्फा पार्टिकल इस बैरियर हाइट के साथ टकरा रहा है, बार बार इसके साथ टकरा रहा है, वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पी। पी इज द प्रोबेबिलिटी, ये आप देखें टनलिंग प्रोबेबिलिटी टी पी से रिप्रेजेंट किया गया है। सो ये गैमोस ने लिया है कि दिस इज इक्वल टू द ओमेगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टनलिंग प्रोबेबिलिटी पी, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट किया गया है। सो लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा पी, नेम इट एज इक्वेशन 1। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिटिंग बैरियर। मैंने आपसे थ्योरी में भी कहा था कि ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सरफेस के साथ कॉन्स्टेंटली कोलिजन कर रहा है, हिटिंग कर रहा है इसके न्यूक्लियस। सो ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, नेम इट एज इक्वेशन 2। वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी के साथ? हमने कहा था कि ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। ये गैमोस थ्योरी की दूसरी या तीसरी पॉइंट थी। तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ रेडियस 10⁻⁻12 सेंटीमीटर या 10⁻⁻14 मीटर is about 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकंड या 10⁻7 मीटर पर सेकंड। आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर देख सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, एच डिवाइडेड बाई एम वी, ये तमाम वैल्यू हमारे पास है। तो वेवलेंथ लैम्डा हमारे पास 1.03 × 10⁻14 मीटर आ जाता है, ठीक है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर से, सो v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m2e डिवाइडेड बाय m। सो ये आपके पास कितना आता है? 1.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। अब आप इसको इमेजिन कर ले कितने वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। लिहाजा फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ जाती है ऊपर वाले इक्वेशन में? v डिवाइडेड बाय r, v इज वेलोसिटी 10⁻9, अब ये सेंटीमीटर में है, डिवाइडेड बाय 10⁻, सो ये आपके पास 10⁻21 टाइम्स पर सेकंड। इमेजिन कर ले आप कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, 10⁻21 टाइम्स पर सेकंड। एक सेकंड में पता नहीं ये करब में से भी ज़्यादा है। इतने दफ़ा, इतने टाइम्स ये न्यूक्लियस के सरफेस को हिट करता है ये अल्फा पार्टिकल। यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ। दूसरे, ये तो एक किस्म के दूसरी कैलकुलेशन इसी से हम कर सकते हैं। वेलोसिटी हमें पता है, इस इज इक्वल टू वी टी, सिंपल फार्मूला है, टी इज इक्वल टू एस बाई वी। इस क्या है? इट इज़ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻14 मीटर।
v क्या है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, सो ये 10⁻7 है, ये आप कैलकुलेट कर ले। सो दिस इज अबाउट 10⁻⁻21 सेकंड, या इसको फ्रीक्वेंसी में ले आए, सो दिस इज 10⁻21 टाइम्स पर सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी है अल्फा पार्टिकल ही इस न्यूक्लियस के अंदर। नाउ बैरियर ट्रांसमिशन या पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी। अब पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी क्या है, जिस तरह अगर आप इस को देख ले, उस डायग्राम को देख ले, सो ये पेनिट्रेट करता है यहाँ पर। सो पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, वेव मैकेनिकल अप्रोचेस में अप्लाई होगा। सो वी हैव टू एज्यूम दैट अल्फा पार्टिकल moving with large velocity approximately 10⁻7 meter per second inside the nucleus behaves like a wave। definitely इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करता है, तो अब आप इस अल्फा पार्टिकल को पार्टिकल नहीं बल्कि एज ए वेव कंसिडर करते हैं, एज ए वेव, कि ये एक वेव की तरह है विद लार्ज एम्पलीट्यूड, और इस एम्पलीट्यूड विच इज़ एटेन्यूएटेड एक्सपेरिमेंटली बिटवीन आर टू बी। एक्सपेरिमेंटल एटेन्यूएशन आप देख सकते हैं, ये आप देख ले, ये इसका एक्सपेरिमेंटल ये एटेन्यूएशन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये वेव से एटेन्यूएट करके, यहाँ पर वेव नहीं है, ये आप देख रहे हैं, ये वेव है, लेकिन यहाँ पर जब ये टनलिंग करता है तो ये वेव नहीं है, इसको हम एटेन्यूएशन कहते हैं। सो यहाँ पर दोबारा वेव आ जाता है। सो इस रीजन में हम एटेन्यूएटेड एक्सपेरिमेंटली इफ साई, अब ये चूंकि पार्टिकल हम नहीं कंसिडर करते अल्फा को, इसको हम वेव कंसिडर करते हैं, लिहाजा इसके साथ क्या एसोसिएट होगा, क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक वेव फंक्शन एसोसिएट होगा, जो कि इसके पूरे इंफॉर्मेशन को अपने साथ कैरी करता है। सो साई आर इज द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग सच ए वेव ए डिस्टेंस आर। आर ये क्या है, आर। देन स्क्वायर मॉडुलस ऑफ दिस वेव फंक्शन फ्रॉम आर टू बी, ये वो रीजन है आर टू बी, जिस आर टू बी रीजन में ट्रांसमिशन होता है ना, आर टू बी रीजन में टनलिंग होता है। सो आर टू बी रीजन में हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन थ्रू पोटेंशियल बैरियर, हमारे पास क्या देगा, ये प्रोबेबिलिटी है। याद है प्रोबेबिलिटी हमारे पास वेव फंक्शन साई की स्क्वायर मॉडुलस, सिंपल अल्फाज में हमारे पास ये वेव फंक्शन की स्क्वायर मॉडुलस है, तो ये हमें क्या देगा, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी देगा। इसकी लिमिट्स है डेफिनेटली आप देख सकते हैं, कैपिटल R2 स्मॉल b, ये उस रीजन को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन, द पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M हैविंग पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U दैट इज ए फंक्शन ऑफ R स्मॉल r एंड एनर्जी आइगन वैल्यू कैपिटल E, वो मेरे पास क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मुताबिक इस पूरे सिचुएशन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन -h² डिवाइडेड बाई 2m d² psi डिवाइडेड बाई dr² प्लस ur psi r इज इक्वल टू er, ये इस पूरे टनलिंग इफेक्ट का इक्वेशन है। -h² डिवाइडेड बाई 2m, इसको हम d²u, ठीक है, ये e हम इस इक्वेशन के इस साइड पर ले आते हैं, और साई दोनों के पास है, ये कॉमन लेते हैं, u माइनस e होल साई इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन का सलूशन है, आपको पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी सिचुएशन के लिए, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल बैरियर के लिए, पोटेंशियल वेल के लिए, हमारे पास जो इक्वेशन आता है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसका जो सलूशन आता है हमारे पास, हम उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम यहाँ पर उसके डिटेल में नहीं जाते कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी सलूशन आती होगी। हम डायरेक्ट इसकी सलूशन लिखते हैं कि जब हम इस इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं, सो सलूशन ऑफ इक्वेशन 3 गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैरियर पेनिट्रेशन या बैरियर टनलिंग, और वो क्या है, p इज इक्वल टू e⁻⁻ gamma। ये इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 की सलूशन है, समझ आ गई। हमने वो तमाम सलूशन की जो स्टेप्स है वो स्किप की, हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। P is equal to e⁻⁻ gamma equation 4 is the solution of above equation 3. So equation 4 can be proved, अब हम इसको प्रूव करना है, if we consider only the time independent WKB approximation, ठीक है। याद है इसके जो बेस है या एम्स में हमने कहा था कि इसमें हमारे पास WKB approximation भी इन्वॉल्व है, एक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इन्वॉल्व है और दूसरा WKB approximation इन्वॉल्व है। ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हम अप्लाई करते हैं WKB approximation। यूजुअली क्वांटम मैकेनिक्स में सादा या आसान अल्फाज में हम यूँ कहते हैं कि जब हम when we get stuck in quantum mechanics, so we use WKB approximation. So this Wenzel-Kramer's Brillouin approximation, WKB approximation,
दिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोटेंशियल्स, उस वक्त यूज होता है जब फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोटेंशियल विच रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर ए रीजन, किसी खास रीजन में जब आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, समझ आ गई, एक खास रीजन में जब आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए तो उस वक्त हम WKB अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। प्रूफ करेंगे किस तरह इक्वेशन 4 को, प्रूफ ऑफ P इज इक्वल टू e raised to power minus gamma, दैट इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। सो कंसिडरिंग ओनली टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, हम उसको कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वेव फंक्शन दो पार्ट्स है, एक स्पेशल और एक टाइम, साई आर टी। सो इसके दो पार्ट्स साई वाई आर, सो जो सिर्फ स्पेशल रीजन या स्पेशल पोर्शन ऑफ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जेड टी टाइम डिपेंडेंट पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को शो करता है। सो हम क्या लेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन या वाई आर वाला पोर्शन लेंगे। सो साई आर इज इक्वल टू e raised to power minus वाई आर divided by h cut, name it as equation 4a. This is very important equation. अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4a विद रिस्पेक्ट टू r, तो हमारे पास ये आएगा d psi ओवर dr, इसको डिफरेंशिएट कर ले -1 ओवर h कट e raised to power minus psi ओवर h कट dy डिवाइडेड बाय dr, नेम इट एज इक्वेशन 5। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर ले इस इक्वेशन 5 को, सो हमारे पास क्या आएगा d स्क्वायर psi ओवर dr स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर साई ओवर डी आर स्क्वायर। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन 3 में आप देख ले, इसमें डी स्क्वायर साई ओवर डी आर स्क्वायर है और साई है और इसका डबल डिफरेंशियल है, तो लिहाजा हम डबल डिफरेंशियल करेंगे, जो कि हमारे पास 1 ओवर एच कट स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस वाई ओवर एच कट डी वाई ओवर डी आर होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर एच कट ई पावर माइनस वाई ओवर एच कट डी स्क्वायर साई ओवर डी आर स्क्वायर, नेम इट एज इक्वेशन 6। सो पुट इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 4a, ये दोनों इक्वेशन 3 में पुट कर ले, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m 1 ओवर एच कट ई पावर माइनस वाई ओवर एच कट एंड प्लस u माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस वाई ओवर एच कट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, इस इक्वेशन में हर एक टर्म के पास हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस वाई ओवर एच कट, ई रेज़ टू पावर माइनस वाई ओवर एच कट, ई रेज़ टू पावर माइनस वाई ओवर एच कट है, लिहाजा हम इसको कॉमन लेंगे। सो इसको जब कॉमन लेंगे सो हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 2m डी वाई ओवर डी आर होल स्क्वायर प्लस एच कट डिवाइडेड बाई 2m डी स्क्वायर साई ओवर डी आर स्क्वायर प्लस u माइनस ई होल इज इक्वल टू 0, नेम इट एज इक्वेशन 7, ठीक है। नाउ इन इक्वेशन 7 आप ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन में आप पढ़ चुके हैं कि अगर ये इक्वेशन आपके पास 0 के हो जाए तो इसमें एक पार्ट 0 होगा, ठीक है ना। So e raised to power minus y divided by h cut cannot be equal to 0, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, लिहाजा दूसरा पार्ट हमारे पास -1 ओवर 2m ये वाला 0 के बराबर होगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये 0 के बराबर हो जाए तो इसको हम कौन सा ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं, और ट्रिवियल सोल्यूशन हमें नहीं चाहिए, तो ट्रिवियल सोल्यूशन से बचने के लिए हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0। सो इफ दिस इज कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू 0, then h cut divided by 2m d square y over dr square is negligible due to small value of h cut, ठीक है, ये हम नेग्लेक्ट करते हैं, लिहाजा हमारे पास अब रह जाता है -1 ओवर 2m dy over dr होल स्क्वायर प्लस u माइनस e होल इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं u लिख सकता हूँ dy डिवाइडेड बाई dr होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m u माइनस e, या इस इक्वेशन को मैं u भी लिख सकता हूँ, दोनों साइड पर आप अंडर रूट ले ले, स्क्वायर रूट ले ले, तो आपके पास आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई dr अंडर द रूट 2m u माइनस e, या dy इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m u माइनस e होल dr, ठीक है, ये dr इक्वेशन के साइड पर आ जाएगा, समझ आ गई। सो हमारे पास इसको अगर हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर ले इस इक्वेशन को dy इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m u माइनस e होल dr, इसको दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर ले तो रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर द रूट 2m u माइनस e dr, नेम इट एज इक्वेशन 8। Now put equation 8 in equation 4a, इस equation 8 को equation 4a में यहाँ पर आप जो है इसको पुट कर ले, because this is the value of y हमने find की है। So if you put it in equation 4, what we will get psi r is equal to exponential e raised to power minus y over h cut, या इसको हम u भी लिख सकते हैं। अब y की वैल्यू हमारे पास मालूम है तो इस y की वैल्यू हम
लिख लेते हैं. सो दिस इज एक्सपोनेंशियल -1/h इंटीग्रल अंडर द रूट 2mu माइनस EDR. सिंस वी नो दैट, अब प्रोबेबिलिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था, स्क्वायर मॉडुलस ऑफ साई. सो अब हम इस इक्वेशन को, अब साई की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो इसको हम प्रोबेबिलिटी इक्वेशन में पुट करते हैं. दिस इज गिविंग यू द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी. सो p इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -2/h इंटीग्रल. ये रेंज है R to B. दूसरा रीजन में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. दूसरा रीजन में टनलिंग होता है अंडर द रूट 2mu माइनस EDR. सो जनरली हमारे पास ये आ जाएगा p इज इक्वल टू e⁻ gamma. ठीक है, ये वही सोल्यूशन आ गया है इक्वेशन 3 का सोल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का. तो ये हमने प्रूव किया. अब प्रूव किया तो इसमें गेमा क्या है, वहाँ पर गेमा नामालूम था, अब यहाँ पर गेमा मालूम हो गया है, डिफाइन हो गया है. गेमा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई h कट इंटीग्रल R टू कैपिटल R टू B अंडर द रूट 2mu माइनस EDR इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई h कट अंडर द रूट 2me. मैं इसको अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, इंटीग्रल में u डिवाइडेड बाई e माइनस 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 dr. ठीक है, ये रह जाएगा. ये गेमा का इक्वेशन है. लेकिन अब ये गेमा की जो वैल्यू है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, डिफाइनेबल फॉर्म में नहीं है. अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं. इसकी एक्सपेंशन शुरू हो चुकी है. ये किसकी एक्सपेंशन है, गेमा की एक्सपेंशन है. लुक एट हियर, u डिवाइडेड बाई e क्या है, u इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है. इसकी जो रेशो है, हम क्यों u डिवाइडेड बाई e करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन गेमा की इक्वेशन में u डिवाइडेड बाई e मौजूद है. लिहाजा इसको डिफाइन करते हैं कि u डिवाइडेड बाई e का मतलब क्या है इस इक्वेशन में. सो u डिवाइडेड बाई e z² डिवाइडेड बाई r, ये पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, ये E काइनेटिक एनर्जी है जो कि B डिवाइडेड बाई z² बाई r के बराबर है. तो आपके पास U डिवाइडेड बाई E किसके बराबर हो गया, B डिवाइडेड बाई r के. B क्या है, रेजिडुअल डिस्टेंस है B स्मॉल b, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बैरियर हाइट कैपिटल B के बराबर हो जाए, ये वो है. लिहाजा गेमा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई h कट अंडर द रूट 2me इंटीग्रल टू B डिवाइडेड बाई r माइनस 1 होल टू द पावर 1/2 dr के बराबर हो जाएगा. ये इक्वेशन 9 है आपके पास. ठीक है, एनी क्वेश्चन, अगर कोई नहीं समझा तो पूछ सकते हैं. फर्दर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9. इक्वेशन 9 को अगर हम सॉल्व कर ले तो इसको किस तरह सॉल्व कर लेंगे, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग. इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. r इज इक्वल टू b साइन स्क्वायर, r की जगह b साइन स्क्वायर हम पुट करते हैं. सो dr इज इक्वल टू 2b साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. ठीक है, डिफरेंशिएट कर ले दोनों साइड. सो दिस विल बिकम dr इज इक्वल टू b साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा आ जाएगा और फिर उसी का डिफरेंशियल. सो ये आपके पास 2b साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा. लेकिन अब ये रेंज है, कैपिटल R और B भी मौजूद है. लिहाजा लिमिट्स के लिए हम क्या करते हैं, हमारा पास एक लिमिट है R इज इक्वल टू कैपिटल R. लिहाजा इस कंडीशन में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई B. ये आप देख ले इस इक्वेशन से है. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाई B, लेकिन स्मॉल r अब कैपिटल R के बराबर है. सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाई B. या दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट साइन थीटा दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट ले ले अंडर द रूट r डिवाइडेड बाई b. या इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर द रूट r डिवाइडेड बाई b. समझ आ गई. सो मेरे पास एक लिमिट की वैल्यू फाइंड हो गई इस लिमिट के लिए. व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो इसकी जगह मैं थीटा पुट करूंगा, क्या, साइन इनवर्स अंडर द रूट r डिवाइडेड बाई b. दूसरा लिमिट दैट इज r इज इक्वल टू b स्मॉल b, इसके लिए मेरे पास क्या होगा, r इज इक्वल टू b. तो इस इक्वेशन में r इज इक्वल टू b पुट कर ले. सो b डिवाइडेड बाई b 1 आ जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले ले, साइन थीटा 1 के बराबर, फिर थीटा साइन इनवर्स 1 और थीटा हमारे पास साइन इनवर्स 1 किसके बराबर है, पाई बाई 2 के 90 के बराबर है. लिहाजा मेरे पास दूसरा लिमिट व्हेन r इज इक्वल टू b, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. समझ आ गई यहाँ तक. सो लिमिट भी मैंने फाइंड की और b डिवाइडेड r की जगह में सब्स्टिट्यूशन भी मैंने की. अब इक्वेशन 9 को मैं इस तरह लिखूंगा. इक्वेशन 9 implies that गेम r is equal to
2 डिवाइडेड बाई एच कट अंडर द रूट 2me इंटीग्रल, ये अब लिमिट्स है, ठीक है, साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी एंड पाई बाई 2, और वही वैल्यूज बी माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी साइन स्क्वायर थीटा होल रेज़्ड टू पावर 1/2 2b साइन थीटा cos थीटा डी थीटा हो। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई है। ये क्वेश्चन 9 ही है, लेकिन इसमें हमने ये सब्स्टिट्यूशन करवाई है, ये डी आर की वैल्यू पुट की है, आर की वैल्यू पुट की है, ठीक है। सो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एच कट अंडर द रूट 2me इंटीग्रल दिस वैल्यू, अब ये मेरे पास इस इक्वेशन से आता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड ये 2b sin थीटा cos थीटा डी थीटा, ये मेरे पास इस इक्वेशन से आता है। लेकिन ये किस तरह आता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ये साइड एरो आप देख रहे हैं, b माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा ओवर बी साइन स्क्वायर थीटा होल रेज़्ड टू पावर 1/2, b कॉमन ले ले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर है डिवाइडेड बाय साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर cos डिवाइडेड बाय cos थीटा और साइन थीटा, इसका स्क्वायर कॉमन ले ले, सो कॉमन स्क्वायर 2 और ये ऊपर 1/2 मौजूद है ऑलरेडी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल cos थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। लिहाजा ये वैल्यू मेरे पास जो b माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा और b साइन स्क्वायर थीटा होल रेज़्ड टू पावर 1/2 है, ये किसके बराबर है, cos थीटा बाय साइन थीटा। लिहाजा मैंने यहाँ पर इसको पुट किया है, ये साइन थीटा इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर ले और आपके पास क्या आ जाएगा, b सर जी आवाज ना राजी। हेलो आवाज दर्जी आओ जी सर, राजी सर खासा दल तो नेट इशू है, जिन ज़हन के बाद नेट इशू भी खैरदार कट की लगे आ रहे। हाँ हेलो जी सर, सो मसला ना था नुबिया बता सो कि चाहता आवाज न वर्जी द्रे कसान तब आवाज न वर्जी नेट मसला भी नुबिया इंशाल्लाह रिकॉर्ड लेक्चर की तासो सही दा ओके। b constant है, this will be taken out common, so integral sin inverse under the root r over b pi by 2 cos स्क्वायर थीटा, ये देखिए cos थीटा और ये cos थीटा, ये मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा बनाएगा d थीटा, ठीक है। देन gamma is equal to 2 h कट अंडर द रूट 2me b, यही इंटीग्रल, अब ये जो है ये 2b 2 cos स्क्वायर थीटा, ये देख ले cos स्क्वायर थीटा, ये इसकी प्रूफ है। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2, सो 2 cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। सो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 प्लस cos 2 थीटा पुट किया है। गेमा इज इक्वल टू 2 और इस कट वही वैल्यू, अब ये थीटा ये आप देख लें, ये मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं इंटीग्रल कर लूँ, ये इंटीग्रल में अप्लाई 1 पर होगा ना, ये डी थीटा मल्टीप्लाई कर ले, सो इंटीग्रल डी थीटा 1 हो जाएगा प्लस इंटीग्रल cos 2 थीटा डी थीटा, समझ आ रही है सबको, ये दूसरे स्टेप में हो जाएगा। तो ये आप देख ले, ये हो जाएगा थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, दोबारा वो चला जाए, cos 2 थीटा को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है साइन थीटा cos थीटा, और इसके लिमिट है पाई बाई 2 एंड साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी। सो इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये मेंटेन रहेगा और ये लिमिट इस पर अप्लाई कर ले, सो थीटा की जगह पाई बाई 2 एक दफ़ा माइनस उसी फार्मूले के ले ले, दूसरी दफ़ा थीटा की जगह ये लिमिट पुट होगा साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी, तो ये इस थीटा के ये दो लिमिट हो गए, समझ आ गई, प्लस ये प्लस है ये। अब जब ये लिमिट में इस पर अप्लाई कर लूँ, सो साइन पाई बाई 2 cos पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 किसके बराबर है, साइन 90 1 है और cos 90 0 है, समझ गए। सो cos 90 जब 0 है तो ये मैंने 0 पुट किया, दूसरे प्लस 0 ये 0 माइनस ये लिमिट अप्लाई हो रहा है, आप देख ले साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी, तो ये साइन थीटा की जगह पुट होगा, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन इस साइड वाले एरो में इसका एक्सप्लेनेशन मौजूद है। फाइनल रिजल्ट में लिखता हूँ अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी अंडर द रूट 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई बी, लेकिन ये किस तरह आया, तो यहाँ पर आ जाए, ये लिमिट है, अब आपने देखा ये तो कोई मसला नहीं है, अब ये वाला मसला है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख ले ये 0 आ गया, ये साइन बिकॉज साइन 90 cos 90, सो cos 90 0 0 माइनस दिस साइन, ये साइन थीटा की जगह ये पुट हो रहा है, ये देख ले साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी, ये देख रहे हैं ना, साइन ये थीटा की जगह साइन इनवर्स
अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी पुट हुआ। ये काज है, ये काज है, थीटा की जगह ये पुट हो रहा है, ये देख रहे हैं, काज साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी। समझ गए सब? ठीक है, यस सर। तो ये आपके पास ये रिजल्ट तो आसान है, ये क्लियर है। प्लस आर अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, इनटू cos साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी। ये अब देख ले, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जब ये कैंसिल हो जाए तो क्या रह जाता है, अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी, ये है अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई cos साइन इनवर्स, ये देख रहे हैं cos साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई, ये एज इट इज आ जाएगा। समझ गए? अब cos थीटा किसके बराबर है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये फर्दर मैं इसको 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर मैं, ये तो जनरल है, अपने इक्वेशन के मुताबिक इसको मैं लिख लूँ। सो थीटा की जगह क्या पुट करूंगा, साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी मैंने पुट किया वो इस इक्वेशन में। दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर की जगह मैं ये पुट करूंगा साइन साइन इनवर्स अंडर द रूट आर ओवर बी होल स्क्वायर, ठीक है। सो अंडर द रूट 1 माइनस ये साइन साइन दोबारा कैंसिल होते हैं और आपके पास आ जाता है अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी होल स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर आपके पास क्या रह जाता है, अंडर द रूट 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई बी। ये किसकी वैल्यू है, काज साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी के। समझ आ गई? और ये आर और बी इसमें पहले ही मौजूद था, ठीक है ना, इसमें पहले ही मौजूद था। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, cos साइन इनवर्स अंडर रूट आर डिवाइडेड बाई बी, ये क्या है, इसके बराबर है। लिहाजा ये आपके पास कहाँ से आया है, ये इसकी प्रूफ है। आई होप सब समझ चुके होंगे। अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि साइन इनवर्स थीटा ये किसके बराबर है, थीटा माइनस ये साइन सीरीज और कॉस सीरीज अगर आपको याद है। सो थीटा माइनस थीटा क्यूब और 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज़्ड टू पावर 5 और 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस थीटा 7 और 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस इज ए सीरीज, साइन सीरीज। सो यहाँ पर मेरे पास ये है ना, तो इसकी जगह मैं ये पुट करने वाला हूँ। ये इक्वेशन मेरे पास सिंप्लाई करेगा 2 डिवाइडेड बाई एच काट अंडर रूट 2 एम ई बी, इक्वेशन ये ब्रैकेट्स के अंदर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी की जगह मैंने क्या पुट किया है, अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी, क्योंकि मैंने ये साइन सीरीज अप्लाई की है और फिर मैंने कहा है कि नेग्लेक्टिंग द हाई पावर ऑफ थीटा। समझ आ रही है सबको? सो हाई पावर ऑफ थीटा को आप सबको नेग्लेक्ट कर ले तो आपके पास सिर्फ थीटा रह जाता है। तो साइन इनवर्स अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी की जगह सिर्फ आर डिवाइडेड बाई बी मैंने पुट किया है और प्लस ये इस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन। यहाँ तक आ जाए, 0 माइनस माइनस ये है अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाई बी, ये है, ये क्या है, अंडर द रूट 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई बी। तो ये मैंने इस फॉर्म में लिखा है 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई बी रेज़्ड टू द पावर 1/2, ये वही अंडर रूट को शो करता है। इसको मैं अब एक्सपेंड करने वाला हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से। ये टर्म आप जो देख रहे हैं इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से एक्सपेंड करूंगा। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर n, ये जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस n होल n माइनस 1 होल x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन पर्पसेस ऑफ द। सो इस इक्वेशन में ये जनरल है, इसको मैं अपने लिए ये इस तरह हो जाएगा 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई बी होल रेज़्ड टू पावर 1/2। समझ आ रही है सबको? 1 माइनस 1 ओवर बी आर एंड सो ऑन, ठीक है। हाई पावर को इसमें भी आपने नेग्लेक्ट करना है, लिहाजा ये इक्वेशन आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एच कट अंडर द रूट 2 एम ई बी ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 2 माइनस अंडर द रूट दिस प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 हाई पावर ऑफ आर बी। सो this will be equal to minus under the root r divided by b plus high power of this. So neglecting high power of under the root rb because under the root r over b is less than 1. So therefore आपके पास जो final equation आ जाएगा gamma is equal to 2 divided by h cut under the root 2 me b whole pi divided by 2 minus 2 under the root r divided by b. ये देख ले, minus under the root r divided by b और minus under the root r divided by b, ये दोनों ऐड होंगे तो आपके पास -2 अंडर द रूट आर डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा। नेम इट एज इक्वेशन 10। नाउ इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, you are having some values
दैट इज आर, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय बी। अगर आपको याद हो तो ये इससे पहले हम कर चुके हैं, तो जस्ट यहाँ पर आप देख ले किस तरह हम वैल्यू ऑफ कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल बी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू जेड जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। किस रीजन के लिए? व्हेन आर इज इक्वल टू रेजिडुअल डिस्टेंस बी। लिहाजा इस इक्वेशन से मेरे पास स्मॉल बी आ जाएगा जेड जेड ई स्क्वायर ओवर ई। ठीक है, ये क्लियर है। अब दूसरा स्टेप ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, U इज इक्वल टू बी when the energy of potential nuclear potential become equal to maximum height of barrier। कैपिटल B क्या है? maximum height of barrier है। लिहाजा when U is equal to B, so U divided by E, U divided by capital E is equal to B divided by R। ये मैं डायरेक्ट लिखा है। ये किस तरह आता है? ये यहाँ से आता है, ये देख ले। U is equal to जेड जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये क्लियर है। एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी क्लियर है। सो U डिवाइडेड बाय E किसके बराबर हो जाएगा? जेड जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे ख्याल में से पहले हो चुका है। U डिवाइडेड बाय E इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है ना, B डिवाइडेड बाय स्मॉल r। सो U डिवाइडेड बाय E इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय स्मॉल r। लेकिन मैंने कंडीशन क्या पुट की है? कैपिटल U इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ बैरियर कैपिटल B। लिहाजा कैपिटल U की जगह मैं कैपिटल B लिखूं, सो B डिवाइडेड बाय कैपिटल E इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये इसके बराबर है। या इसको अगर मैं इन्वर्स कर लूं, सो E डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय B। ठीक है, कैपिटल R डिवाइडेड बाय B। तो इस इक्वेशन 10 में आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन 10 में ये जो B है इसकी वैल्यू भी मेरे पास आ गई है, और ये जो R डिवाइडेड बाय B है इसकी वैल्यू भी मैंने फाइंड की है। लिहाजा वो दोनों वैल्यू मैं अब इस इक्वेशन 10 में पुट करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये E डिवाइडेड बाय B और ये B। सो पुट इन इक्वेशन 10, m इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय h कट अंडर द रूट 2me पाई बाय 2 माइनस 2 अंडर द रूट r डिवाइडेड बाय b। मैंने वो वैल्यूज पुट की। लिहाजा m इज इक्वल टू 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाय h कट। अब ये b की वैल्यू है, समझ गए? ये इस b की वैल्यू मैंने पुट की, यहाँ से ये b की वैल्यू है। सो 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाय h कट e अंडर द रूट 2me पाई बाई 2 माइनस 2 अंडर द रूट e डिवाइडेड बाय b। ये कैपिटल R डिवाइडेड बाय b की जगह, ये देख ले, कैपिटल R डिवाइडेड बाय b की जगह मैंने क्या पुट किया है? कैपिटल E डिवाइडेड बाय कैपिटल b। ये मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया है। लिहाजा इस इक्वेशन को मैं पाई बाई 2 माइनस 2 अंडर द रूट e डिवाइडेड बाय b इस तरह लिख सकता हूँ। नाउ since we know that kinetic energy of alpha particle is 1 by 2 mv square, so therefore वो इक्वेशन भी वो kinetic energy b में अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँ, so मेरे पास आ जाएगा m is equal to 2z square over cut अंडर द रूट 2m मल्टीप्लाइड बाई 2। ये असल में 2me था, अगर आपको याद, 2m डिवाइडेड बाई e था। तो e की वैल्यू मैंने 1 by 2 mv स्क्वायर पुट किया है। सो दिस विल बी 2m डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर in bracket pi by 2 minus 2 under the root e divided by b। इसमें कुछ वैल्यू आप देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है। सो यू विल गेट 4z स्क्वायर ओवर h कट v। ये v स्क्वायर अंडर रूट है, तो अंडर रूट के साथ ये आपके पास सिंपल v आ जाएगा। pi by 2 minus 2 under the root e divided by b, and then this will be equal to 8 pi z square divided by hv। ये सिंपल मैंने क्या किया है? h कट की जगह h डिवाइडेड बाई 2 पाई पुट किया है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसमें, h कट की जगह h डिवाइडेड बाई 2 पुट हुआ है। तो ये आपके पास h की फॉर्म में, क्योंकि बाज़ बुक्स इस फॉर्मेट को फॉलो करें, लिहाजा उन बुक्स के मुताबिक हमने इसको 8 पाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाई hv पाई बाई 2 माइनस 2 अंडर द रूट e डिवाइडेड बाई b, ये आप देख सकते हैं। सो गेमा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। फाइनली ये आपके 1 बाई 1 इसको मल्टीप्लाई कर ले हर एक टर्म के साथ। सो आपके पास 4 पाई स्क्वायर z स्क्वायर ओवर h v minus 16 pi z square over hv under the root e divided by b, name it as equation 11. This is the value of gamma. So the disintegration constant lambda from equation 1, equation 1 में जो हमारे पास lambda था, this will become equation 1 lambda is equal to omega p। ठीक है, ये वो स्पेशल इक्वेशन है, मैंने आपसे कहा था, जो कि गेमोस ने प्रेजेंट किया था कि डिसइंटीग्रेशन का ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होगा, दैट दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड द
टनलिंग या ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पी। सो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 2r, और पी की वैल्यू मेरे पास ई रेज़ टू पावर माइनस गैमा है। सो गैमा अभी फाइंड हो चुका है यहाँ पर, गैमा की वैल्यू पुट कर ले, वी डिवाइडेड बाई 2r एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस इज द गैमा वैल्यू। ठीक है, दिस विल गिव यू इक्वेशन 12। सो समझ आ गई, आई होप सबको समझ आ चुकी है। हमारे पास ये जो पहला इक्वेशन था डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए, तो वो हमारे पास फाइनल स्टेज में आ चुका है, तमाम वैल्यू हमारे पास अब मौजूद है। सिंस हाफ लाइफ सर कैलकुलेशन लैडेब दे द कैलकुलेशन लैडेब दे since ना बस खत्म शो, since half life that is t 1/2 एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेमडा, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ना, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू लेमडा एन डिवाइडेड बाय लेमडा 2 log 2 डिवाइडेड बाय लेमडा। सो log 2 लेमडा की जगह आप वो वैल्यू जो इक्वेशन में हमने डिराइव किया है वो पुट कर ले। सो दिस विल गिव यू द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, so equation 12 is the required relation for the decay constant, name it as equation 12। ठीक है, so now अब ये इक्वेशन आ गया है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेमडा के लिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्लाइड के स्टार्ट में हमने कहा था कि व्हाट आर द एम्स ऑफ गैमोस थ्योरी, तो एम्स ऑफ गैमोस थ्योरी 3 थे। नंबर 1, आपने जो है अल्फा एमिशन को एक्सप्लेन करना है, तो वो तो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेन हो गया। दूसरा एम था डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लो, वो अभी हमने फाइंड की है। तीसरा एम क्या था कि इसका गैगर-नटल लॉ 1910 के साथ इसका क्या ताल्लुक है, तो गैगर-नटल लॉ के साथ इसका ताल्लुक बनता है। बिकॉज अगर हम इस रिलेशन बिटवीन लेमडा log ऑफ डिसइंटीग्रेशन लेमडा एंड log ऑफ ई को प्लॉट कर ले, सो वी विल obtaining taking log ऑफ इक्वेशन 12। तो ये हमारे पास किस तरह आएगा, अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर log को ले ले, सो log लेमडा इज इक्वल टू log v डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस वैल्यू, नेम इट एज इक्वेशन 13। ठीक है, सो ये तीसरा एम भी हमारे पास आ गया है, जिसकी मदद से हम द log ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेमडा एंड log ऑफ एनर्जी ई के दरमियान एक रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। So if we plot a graph, if a graph is plotted between energy and disintegration constant lambda, then equation 13 gives a straight line approximately showing the dependence of lambda and E। समझ आ गई बात की? इनके दरमियान अगर आप प्लाट कर ले तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और गैगर-नटल लॉ में भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आया था, लिहाजा वो जो हमारे पास एक टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है गैगर-नटल लॉ, ये उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे पास आ चुका है। लिहाजा लिहाजा हम कह सकते हैं कि अल्फा एमिशन इज एक्सप्लेन्ड क्वांटम मैकेनिकली। ये पहला जो एम था वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सप्रेशन फॉर डी के कांस्टेंट इज डिराइव्ड बाय इक्वेशन 12, ये भी हो चुका है। ये दूसरा एम, और थर्ड एम रिलेशन बिटवीन log ऑफ लेमडा एंड log ऑफ ई इज आल्सो ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू गैगर-नटल लॉ, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 13। क्लियर? If somebody have any question, then you can ask. Pois foi kana? grande सरजी Da grand for the da calculations दे मुताबिक कैलकुलेशंस पकड़े हो जाती बोरशे हो बस अल्लाह खैर। सर द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेमडा ची दा सर सर दा मुंग तस शो कई मतलब द मीनिंग से मतलब द डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड शो कई कैसे शो कई सर ना डिसइंटीग्रेशन द सिंपल मतलब दार है कि अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ना बाहर तर हुआ तो बस सही है सर। अल्फा पार्टिकल हैज कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस, बट हाउ, किस तरह, क्यों बाहर आ गया, अब कोई क्लासिकली ये तो नामुमकिन है, तो किस तरह बाहर आ गया ये क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेन हो गया है कि ये इस तरह बाहर आता है बाय यूजिंग द फिनोमेनन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। यस सर, ठीक है। हाँ, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है? सर दी आखिरी ग्राफ की तासु दगा खबर और दी आखिरी स्लाइड की तासु द ग्राफ खबर और सर आगे बाने कोई न शुरू बस दा वजी पूरे बस दा काफी है, नोरा खवा मजागा बिया मतलब द हाई लेवल खबर शुरू
ग्राफ به څنګه پلاټ کې ځکه چې د ایکویشن ته وګور دا ډېر کمپلیکیټډ دی د ګراف به څنګه پلاټ کې موږ خو v is equal to ir ګراف نشو پلاټ کولای زموږ د سټوډنټ دغه لیول دی یاد شي هلو Yes, sir. ٹھیک شو نو we can plot this is not my these are not my words I am not saying this that we can plot this has been plotted in fact ये प्लॉट हो चुका है और ये प्रूव हो चुका है ये आपके सामने फाइनल रिजल्ट है फाइनल वर्ड्स है आपके सामने समझ आ गई Yes, sir. तो log ऑफ लेम्डा और log ऑफ e इस इक्वेशन में जो है आप प्लॉट कर ले तो स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि गाइगर नटल लॉ को फॉलो करता है Yes, sir. تاسو پوه شوئ دا فیمیل هاجره عایشما انم hello have you got it Yes, sir. okay Yes, sir. just a question we ته پوه شوې اختره hello okay Yes, sir. ٹھیک شو دا صحیح ده Sir, sir, I'm listening you وایا خبره کوه sir, سر د ایمیل مونږ ته کله راځي کله نه ځکه چې سر د ایمیل په ګروپ کې شیر کیږي نو بیا به ټیک وي د لینک نو ایمیل خو زه هم د دې میټ ګوګل میټ ټول ته لېږم تاسو invitation درشي کنه لیډ شي کله کله نو سر نن راغلی نن کلاس تیرو سر 30 منټس ټیک ده زه ستا په خبره پوه شوم زه وایم چې دا یو घंटा مخکې تاسو ته درځي यस सर मत सर हाँ सर मतलब 1 घंटा या 2 घंटे पहले मैं आपको ये इनविटेशन सेंड कर लूँ तो डेफिनेटली बस ठीक है मैं समझ गया हूँ इसको ये मेरे जहन में था क्योंकि मैं अगर आपको याद हो तो क्लास से 5 मिनट या 10 मिनट पहले आपको इनवाइट कर देता हूँ ना सो आपको 1 घंटा 2 घंटे पहले इनवाइट करना चाहिए ठीक है बिल्कुल यस सर ठीक है मैं इंशाल्लाह फिर इस तरह करूँगा या 1 दिन पहले अगर इनविटेशन भेज दूँ वो भी ठीक है यस सर वो बेस्ट रहेगा सर हाँ मतलब ये है कि अगर कल वाले क्लास के लिए मैं अभी से आप सबको इनवाइट कर लूँ तो ये सही रहेगा यस सर ठीक है ना और या सर वो जब शाम को ईमेल आ जाएगा तो सर वो बेहतर रहेगा ठीक है सही यस सर थैंक यू सर चलो बस ये अल्फा पार्टिकल की क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन थी कि किस तरह अल्फा पार्टिकल हेवी न्यूक्लियाई से जिनका पोटेंशियल बैरियर बहुत ज़्यादा होता है किस तरह वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके बाहर आता है सो ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी ठीक है सही है यस सर ओके तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ आप 1 बाय 1 जो है इस क्लास को लीव कर ले और ये जो मेरे रिसर्च स्टूडेंट है ना हेलो ये ज़रा ऑनलाइन रहे बाद स्टूडेंट्स मेरे ने मुझसे रब्ता किया था कि हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं ठीक है तो किसी का अगर रिसर्च में कोई क्वेश्चन है ये बिलाल हाँ बिलाल यस सर हाँ नो दा खबर बस डिस्कस को हाँ यस सर मा तपोस कवलो यस सर ठीक शो ओके ज़्यादा रिकॉर्डिंग स्टॉप को यस सर खावा यता तसा मसला था